बचपन से ही हम क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को ड गामा का नाम सुनते आ रहे हैं। कैसे कोलंबस ने भारत की खोज में अमेरिका ढूंढ लिया, कैसे वास्को ड गामा ने भारत और यूरोप तक पहला रास्ता खोजा। अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बेटी इवांका ट्रंप और उनके पति जैरेड कुशनर का। हाल ही में एक इंटरव्यू में इवांका ने बताया, हम एक दोस्त की नाव पर थे, रास्ते में हम तैरने के लिए रुके, तभी हमें वो जगह मिली, हम तैर कर वहां तक गए, फिर वहां हाइकिंग भी की, हम वो जगह देखते ही रह गए। इस तरह हमने उस जमीन को खोज लिया। किस्सा सुनकर एक पल को तो यही लगता है कि जैसे सदियों बाद किसी नए कोलंबस ने कोई अनजान महाद्वीप ढूंढ निकाला हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवांका ने कोई नई दुनिया नहीं खोजी, बल्कि ये जमीन यूरोप के नक्शे पर सदियों से मौजूद है। नाम साजान आइलैंड। ये अल्बानिया का एक द्वीप है और अल्बानिया में अब इस खोज के चलते विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं और कह रहे हैं इवांका गो होम, मुल्क बिकाऊ नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Saluja Gold and Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. नक्शा उठाइए, भारत से पश्चिम की तरफ देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान आता है। थोड़ा उत्तर की ओर जाने पर तुर्की और ग्रीस दिखता है। नक्शे पर ग्रीस के ठीक ऊपर भूमध्य सागर में बसे बाल्कन पेनिनसुला के पश्चिमी कोने में एक छोटा सा देश है, जिसके एक तरफ एड्रियाटिक सागर है और दूसरी तरफ बाल्कन के ऊंचे ऊबड़ खाबड़ पहाड़। इसकी सीमाएं उत्तर में मोंटेनेग्रो, उत्तर पूर्व में कोसोवो और नॉर्थ मैसेडोनिया और दक्षिण में ग्रीस से मिलती हैं। अल्बानिया क्षेत्रफल में केरल से भी छोटा है, आबादी 30 लाख है। इसका समुद्री तट करीब 500 किलोमीटर लंबा है। ये दो समंदरों को छूता है, पश्चिम में एड्रियाटिक सागर और दक्षिण में आयोनियन सागर। अल्बानिया के इस दक्षिणी छोर से इटली सिर्फ 72 किलोमीटर दूर है। अल्बानिया और इटली के बीच के इस समुद्री रास्ते को स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो कहा जाता है। यह समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे अहम रास्तों में से एक था। रोमन साम्राज्य, ओटोमन एम्पायर, जिसने भी इस रास्ते पर पकड़ बनाई, उसने उस वक्त वैश्विक व्यापार का कंट्रोल अपने हाथ में रखा। इस खाड़ी के मुहाने पर एक छोटा सा आइलैंड है, साजान। ये बहुत छोटा है, सिर्फ 5.7 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, लेकिन फिर भी ये अल्बानिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। तारीख में रोमन साम्राज्य, बाइजेंटीन एम्पायर, उस्मानिया सल्तनत, सबने अपने अपने समय में इस पर कब्जा किया। 20वीं सदी की शुरुआत में जब उस्मानिया सल्तनत, ओटोमन एम्पायर बिखर रहा था और अल्बानिया एक नया और आज़ाद देश बनने की कोशिश में था, तब ग्रीस ने कुछ समय के लिए साजान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इटली के लोग यहाँ आए और उन्होंने दशकों तक इसे अपने पास रखा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पहले इटली और फिर जर्मनी की सेनाओं ने इस आइलैंड को अपना मिलिट्री बेस बनाया। ऐसे तो साजान 1944 में आज़ाद हो गया था, लेकिन 1947 में पेरिस पीस ट्रीटी के तहत ये कानूनी तौर पर अल्बानिया को वापस मिला। ये वो दौर था जब यूरोप के एक हिस्से में कम्युनिज्म अपने चरम पर था। सोवियत संघ के समर्थन वाली कम्युनिस्ट पार्टियां एक के बाद एक देश पर कब्जा कर रही थीं, जैसे पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया। सोवियत संघ की रेड आर्मी का साया आधे यूरोप पर मंडरा रहा था। इन्हीं में से एक था अल्बानिया। उस वक्त वहां अनवर होजा नाम के शख्स का शासन था। होजा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होने पर सत्ता में आया था। उसने उस कम्युनिस्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट का नेतृत्व किया था, जिसने इटली और जर्मनी के कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 1946 आते आते पूरे देश पर उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी थी। शीत युद्ध के शुरुआती दौर में सोवियत संघ अल्बानिया का सबसे बड़ा सहयोगी था। उसने साजान द्वीप पर एक पनडुब्बी अड्डा बनाने की मदद की। कहा जाता था कि यहाँ रासायनिक हथियारों का कारखाना भी था, लेकिन इसकी कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। द्वीप की चट्टानों के अंदर गहरी सुरंगें बनाई गई थीं, भूमिगत सुविधाएं थीं और सैन्य ढांचे का बड़ा नेटवर्क मौजूद था। यहाँ सैनिकों के बैरक, अपार्टमेंट्स, स्कूल और उनके परिवारों के रहने के लिए बस्तियां बसाई गई थीं। इस इलाके का बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं था। द्वीप के चारों तरफ 24 घंटे हथियारबंद सैनिक गश्त पर होते थे। वहां जाने की इजाजत सिर्फ सैन्य कर्मियों को थी, आम लोगों के लिए प्रवेश निषेध था। उस वक्त ज्यादातर कम्युनिस्ट देश बाहरी दुनिया से थोड़ा बहुत संपर्क रखते थे। उनके दूसरे देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते थे। उनके नागरिक कभी कभार विदेश घूम सकते थे, लेकिन होजा को इनमें से कुछ भी मंजूर नहीं था। उसको पक्का यकीन था कि अल्बानिया चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। उसे लगता था कि अमेरिका उस पर हमला करना चाहता है, यूगोस्लाविया अल्बानिया को निगल जाना चाहता है
और आगे चलकर सोवियत संघ भी उसके खिलाफ हो जाएगा, ऐसा उसे यकीन था। इसी शक की वजह से उसने 1948 में यूगोस्लाविया से रिश्ता तोड़ लिया। 1960 में उसने सोवियत संघ से भी नाता तोड़ लिया। फिर 1978 में उसने चीन से भी दूरी बना ली। 1978 आते आते अल्बेनिया ने दुनिया की हर बड़ी कम्युनिस्ट ताकत से झगड़ा मोल ले लिया था। तब अल्बेनिया शायद पूरी धरती का सबसे अलग थलग पड़ चुका देश बन चुका था। इतना अलग कि उसे यूरोप का नॉर्थ कोरिया कहा जाने लगा। फिर दौर आया बंकरों का। हौजा को पूरा भरोसा था कि विदेशी हमला कभी भी हो सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हमला कौन करेगा, अमेरिका, सोवियत संघ, यूगोस्लाविया या ये सब मिलकर। इसलिए उसने एक नया मिशन शुरू किया, बंकराइजेशन। 1967 से 1985 के बीच अल्बेनिया ने अपने देश में करीब 1,70,000 कंक्रीट के बंकर बनवाए, यानी देश के हर 4 नागरिकों पर एक बंकर। बच्चों के खेलने के मैदानों में बंकर, कब्रिस्तानों में। ये कोई बड़े या बहुत एडवांस्ड मिलिट्री बेसिस नहीं थे। इनमें से ज्यादातर छोटे मशरूम के आकार के कंक्रीट के गुंबद थे, बस इतने बड़े कि एक सैनिक हथियार लेकर अंदर छिप सके और बाहर की तरफ गोली चला सके। इन्हें इस तरह बनाया गया था कि इन्हें नष्ट करना नामुमकिन हो। ये बंकर हर जगह थे, समुद्र के तटों पर, शहरों में, खेतों में, कब्रिस्तानों में। अल्बेनिया के बच्चे इनके आसपास खेलते हुए बड़े हुए। किसान इनके बगल से हल चलाते थे। ये बंकर वहां के नज़ारे का वैसा ही आम हिस्सा बन गए जैसे पेड़ या चट्टानें होती है। लेकिन इस दौरान वो विदेशी हमला कभी हुआ ही नहीं जिसका होजा को डर था। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। बाहरी हमला तो कभी नहीं हुआ, लेकिन उसकी जगह आई भयंकर गरीबी। पूरी दुनिया से कट जाने की वजह से अल्बेनिया का व्यापार, टेक्नोलॉजी और विकास सब कुछ ठप हो गया। 1980 का दशक आते आते ये यूरोप का सबसे गरीब देश बन चुका था। लोगों के पास गुजारे के लिए कुछ नहीं बचा था। 1967 में होजा ने अल्बेनिया को दुनिया का पहला नास्तिक देश घोषित किया। खुद की कार रखने के लिए भी सरकार से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी। विदेश यात्रा करना गैर कानूनी था। बगैर इजाज़त देश छोड़कर भागने की सज़ा सिर्फ मौत थी। आखिरकार 1985 में होजा की मौत हो गई, बुढ़ापे की वजह से। इसके 6 साल बाद उसका बनाया हुआ पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 1991 में अल्बेनिया के कम्युनिस्ट निज़ाम का अंत हुआ। इसके बाद देश ने अपना सबसे मुश्किल दौर देखा। अल्बेनिया ने उस वक्त पहली बार फ्री मार्केट यानी खुले बाजार की ओर रुख किया था। इसलिए नियम कायदे नए थे, कमज़ोर थे। इनका फायदा उठाकर कुछ लोगों ने देश में धोखाधड़ी का प्लान बनाया। पोंजी स्कीमें यानी पैसा डबल करने वाली स्कीमें शुरू की। 1997 आते आते ये सभी फर्जी कंपनियां डूब गईं। इनमें अल्बेनिया की लगभग 2/3 आबादी की उम्र भर की जमा पूंजी लगी हुई थी, जो रातों रात मिट्टी में मिल गई। जब सरकार ने लोगों का पैसा लौटाने से मना कर दिया तो जनता गुस्से में सड़कों पर उतर आई। पूरे देश में दंगे भड़क गए। पुलिस और फौज के जवानों ने भी अपना पैसा खो दिया था, इसलिए उन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़ दी थी और सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी। भीड़ ने फौज के गोदाम से हथियार और गोला बारूद लूट लिए। देखते ही देखते देश का दक्षिणी हिस्सा पूरी तरह बागियों के कब्जे में चला गया। कानून व्यवस्था खत्म हो गई और देश का वजूद ही खतरे में पड़ गया। हजारों लोग समुद्री रास्तों से इटली और ग्रीस की तरफ भागने लगे। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र ने दखल दिया। इटली की अगुवाई में करीब 7,000 विदेशी सैनिकों की एक फौज अल्बेनिया भेजी गई। ऑपरेशन अल्बा चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत देश में दोबारा शांति बहाल हुई और जून 1997 में चुनाव करवाए गए। अगले 2 दशकों में गिरते पड़ते अल्बेनिया ने खुद को फिर से खड़ा किया। आज आप राजधानी तिराना की सड़कों को देखेंगे तो वहां की दीवारें रंगीन दिखेंगी। इन्हीं दीवारों पर एक समय में सोवियत दौर की स्याही थी। 2000 के दशक में इन पर पेंटिंग्स बनाई गई। ये रंग भरे थे वहां के तत्कालीन मेयर एडी रामा ने, जो उस दौर में एक आर्टिस्ट हुआ करते थे। आज वही एडी रामा देश के प्रधानमंत्री हैं। वे 2013 से लगातार 4 बार से सत्ता की कमान संभाल रहे हैं। इस बीच 2009 में अल्बेनिया ने नेटो का दामन थामा, यूरोपियन यूनियन EU का दरवाजा खटखटाया। अक्टूबर 2024 में अल्बेनिया ने EU की मेंबरशिप के लिए औपचारिक बातचीत शुरू की, जिसका लक्ष्य 2030 तक फुल मेंबरशिप हासिल करना है। एक समय पर कम्युनिस्ट रहे किसी देश के लिए ये कोई आसान रास्ता नहीं है। इसके लिए उन्हें EU को यकीन दिलाना होगा कि वो लोकतंत्र को उसी नजरिए से देखते हैं, उसी भाषा में परिभाषित करते हैं जिससे यूरोप करता है। इस प्लान का एक हिस्सा टूरिज्म भी है। आज अल्बेनिया की GDP का 26% हिस्सा टूरिज्म से आता है और टूरिज्म बढ़ाने के लिए चाहिए पैसा, एयरपोर्ट और तमाम फैसिलिटीज, और इनके लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट, निवेश। इसी माहौल में एंट्री हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की। ट्रंप के पहले कार्यकाल में कुशनर व्हाइट हाउस के एडवाइजर थे। 2021 में
जब ट्रंप सत्ता से हटे उसके ठीक 6 महीने बाद कुशनर ने एफिनिटी पार्टनर्स नाम की प्राइवेट इक्विटी फर्म खोल ली। इस फर्म में $2 अरब की रकम आई सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से, जिसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चलाते हैं। कतर और यूएई ने भी इस फर्म में निवेश किया। दिलचस्प ये कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी पर कुशनर का बड़ा असर था। सऊदी, कतर, यूएई जैसे देशों से ही उन्हें डील करनी थी और बाद में उन्हीं देशों की सरकारों ने उनकी कंपनी में निवेश किया। इसे लेकर अमेरिकी सेनेट में जांच भी बैठाई गई। आलोचकों ने भी मुखरता से इस मुद्दे को उठाया, लेकिन पैसों का लेन देन चलता रहा। जब ट्रंप सत्ता से बाहर थे तभी कुशनर की नज़र अल्बेनिया के ज़मीन पर पड़ी थी। 2024 में कुशनर ने ऐलान किया कि वो साजान आइलैंड को 1.4 अरब यूरो की लागत से एक लग्जरी रिजॉर्ट में तब्दील करेंगे। कुशनर की फर्म ने अल्बेनिया की मुख्य ज़मीन पर यानी मेनलैंड पर ज़्वर्निक इलाके के पास 10,000 कमरों वाला एक इको रिजॉर्ट और विला बनाने का भी खाका खींचा। ये इको रिजॉर्ट एक ऐसे तट पर बनना है, एक ऐसे कोस्ट पर बनना है जो अब तक संरक्षित था, प्रोटेक्टेड था। 30 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री एडी रामा की कमेटी ने इस प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का तमगा दिया। इस तमगे से कानूनी तौर पर इसे सही ठहराने में आसानी मिली। रामा का तर्क है कि इससे नौकरियां आएंगी। नौकरियां तो क्या ही आई, इसके बदले आई कुछ सरहदें। मई 2026 में ज़्वर्निक के पब्लिक बीच पर अचानक बाड़ लगा दी गई। लोगों का समंदर किनारे जाना रोक दिया गया। जब लोगों ने विरोध किया तो सिक्योरिटी गार्ड्स से उनकी झड़प हुई। इसके बाद 1 से 4 जून तक तिराना की सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट शुरू हुए। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उनके हाथों में राजहंस, फ्लेमिंगोस के आकार में बने खिलौने थे। तख्तियों पर लिखा था, देश बिकाऊ नहीं है और इवांका गो होम। अल्बेनिया के व्लोसा नाटा का इलाका यूरोप के सबसे अहम इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट में से एक है। यहाँ राजहंस, फ्लेमिंगोस, डलमेटियन पेलिकन और मेडिटेरेनियन मोंक सील पाई जाती हैं। मोंक सील पूरी दुनिया में अब 700 से भी कम बची हैं। ये इलाका अफ्रीका और यूरोप के बीच उड़ान भरने वाले लाखों प्रवासी पक्षियों का मुख्य रास्ता है। 2023 में ही इसे वाइल्ड रिवर नेशनल पार्क घोषित किया गया था। पर्यावरणविदों का आरोप है कि सरकार ने फरवरी 2024 में पर्यावरण संरक्षण कानूनों में ढील दे दी ताकि कुशनर के रिजॉर्ट का रास्ता साफ हो सके। और आज वहां भारी मशीनें चल रही हैं, बुलडोजर्स चल रहे हैं और सैकड़ों बरस पुराने रेतीले टीले रौदे जा रहे हैं। मामले में भ्रष्टाचार की बू इतनी तेज थी कि अल्बेनिया की एंटी करप्शन एजेंसी SPAK ने जांच शुरू की। SPAK ये खंगाल रही है कि जमीन के कानून कैसे बदले गए, जमीनें कैसे बेची गईं और पैसा कहां कहां घूमा। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रोजेक्ट रद्द कीजिए। इन सब में एक और बड़ा पेंच है। जब कुशनर ने प्रोजेक्ट पर हाथ लगाया था तब वे सिर्फ एक इन्वेस्टर थे। आज ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में वो दोबारा ट्रंप के सलाहकार के तौर पर उभर रहे हैं। अमेरिकी सरकार की तरफ से दुनिया भर में नेगोशिएशंस के लिए उन्हें भेजा जा रहा है, चाहे रूस हो चाहे ईरान। ऐसे में अल्बेनिया की सरकार के लिए भी चुनौती है कि अगर पीछे हटे तो आने वाले सालों में ट्रंप के इनर सर्कल से एक डायरेक्ट लिंक खत्म हो जाएगा। ट्रंप तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता बंद हो सकता है। ऐसे में अल्बेनिया की सरकार को क्या करना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं, बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक खुला खत लिखा है और उन्हें आमने सामने बैठकर बातचीत करने का न्योता दिया है। साल 2022 में शुरू हुए इस युद्ध को 5वां साल लग चुका है। इस दौरान ये पहला मौका है जब ज़ेलेंस्की ने पुतिन को कोई चिट्ठी लिखी हो और वो सार्वजनिक हो। ज़ेलेंस्की इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि अमेरिका इन दिनों ईरान के साथ चल रही जंग में बुरी तरह उलझा हुआ है। ऐसे में ट्रंप सरकार का ध्यान यूक्रेन जंग से भटक चुका है। ज़ेलेंस्की ने खत में लिखा कि अमेरिका के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना अब समझदारी नहीं होगी। उनका कहना था कि ये सोचना गलत होगा कि हम केवल तब तक इंतजार करते रहें जब तक यूरोप की ये जंग फिर से अमेरिका के ध्यान के केंद्र में ना आ जाए। ज़ेलेंस्की ने खत के आखिर में पुतिन के नाम लिखा कि दुनिया यूक्रेन से नहीं थकी है जैसा कि आप लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठे थे, बल्कि अब दुनिया रूस से थक चुकी है। ये खत एक ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देश एक दूसरे को चोट भी पहुंचा रहे हैं और कूटनीति की मेज पर वापस लौटने की छटपटाहट भी साफ दिख रही है। देखना होगा कि पुतिन इस खत का जवाब कैसे देते हैं। पुतिन का रिएक्शन तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन जरूर आया है। 4 जून को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की और पुतिन का मिलना एक बेहतरीन बात होगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश में रह रहे बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में अवैध रूप से रह रहा है तो उससे निपटने के लिए भारत के पास कानूनी व्यवस्था मौजूद है।
उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति को सीधे निर्वासित नहीं किया जाता। इसके लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। पहले भारत संदिग्ध व्यक्ति का मामला बांग्लादेश को भेजता है ताकि उसकी नागरिकता की पुष्टि हो सके। जब बांग्लादेश ये पुष्टि कर देता है तभी भारत डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू करता है। जायसवाल ने कहा, अगर कोई विदेशी नागरिक, चाहे वो बांग्लादेश से हो या किसी और देश से, भारत में अवैध रूप से रह रहा है तो उससे कानून के हिसाब से निपटना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे कई मामले फिलहाल बांग्लादेशी अधिकारियों के पास लंबित हैं। भारत को उम्मीद है कि इन मामलों का निपटारा जल्द किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। असल में 4 जून को बांग्लादेश ने कहा था कि उसने पिछले 24 घंटों में भारत की ओर से लोगों को जबरन देश में भेजने की कई कोशिशों को नाकाम कर दिया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी ने कहा कि उसने सीमा के कई हिस्सों में भारतीय अधिकारियों की तरफ से घुसपैठ की 10 कोशिशों का पता लगाया है। भारत और बांग्लादेश के बीच का लैंड बॉर्डर दुनिया की सबसे लंबी जमीनी सीमाओं में से एक है, जो 4000 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैली है। इस मुद्दे में दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिशों को मुश्किल बना दिया है। साल 2024 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद ये मुश्किल और भी बढ़ गई है। बांग्लादेश ने पिछले महीने सीमा के कुछ हिस्सों में गश्त भी बढ़ा दी थी और जन जागरूकता अभियान शुरू किए थे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें चिंता थी कि भारत अवैध रूप से लोगों को बांग्लादेश भेज रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पिछले महीने तक भारत में रह रहे करीब 3000 संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की नागरिकता की पुष्टि का मामला बांग्लादेश के पास लंबित था। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।